नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और राहुल गांधी के सितारे इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के सितारे गर्दिश में आ गए। ये होता भी है कि वक्त हर एक के साथ एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। और जब वक्त खराब होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग हंसने लगे हैं, मेरी इस बात को याद करने लगे हैं। वो वाकई में हकीकत है। जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप पिछले पिछले 1 डेढ़ साल से देख लीजिए, या 2024 के चुनाव नतीजे के बाद से देख लीजिए। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जब ऊँट पे बैठते हैं तो कोई ना कोई कुत्ता काट लेता है। जिस काम को करने की सोचते हैं उसमें कुछ ना कुछ अशुभ हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं ज्योतिष की बात करने लगा। भाई, मैं तो मानता हूँ ज्योतिष को, राजीव नारायण जी का प्रोग्राम ही करता हूँ। लेकिन आप जब तर्कों के साथ देखेंगे, जब आप सिलसिलेवार देखेंगे, तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी का ग्राफ, राहुल गांधी के सितारे तो बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के सितारे गड़बड़ा जा रहे हैं। अब राहुल गांधी विदेश में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो तरह तरह के उनके किस्से सुनाती रहती है। उनके चरित्र हत्या में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों के फोटो ले आते हैं कि राहुल गांधी देखिए इस बार में इस लड़की के संग बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को और उनकी आईबी की टीम को और उनके जो प्रोपोगंडा टीम है, जो 2-2 रुपए वाले ट्विटर वाले हैं, इन सबको क्या राहुल गांधी की जिंदगी के अलावा कुछ और मिलते नहीं है। राहुल गांधी विदेश में गए तो आज उन्होंने किस रंग की शर्ट पहन ली थी, किस रंग की पैंट पहनी थी, पैंट थोड़ी छोटी क्यों थी, कॉफी में दूध डाला था या नहीं डाला था, किसी लड़की से बातचीत तो नहीं कर ली थी। अपने नेताओं का चरित्र तो देखा नहीं जाता। अपने नेताओं की पत्नियों की तो खोज खबर नहीं है। राहुल गांधी की अगर कोई दोस्त है, मेरा दोस्त अगर है तो उसकी भी पड़ताल करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी मान लीजिए एक नौजवान नेता है, मैं कह रहा हूं उनकी कोई गर्लफ्रेंड है भी, थोड़ी देर को इससे विचार कर लीजिए। और राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और उसके संग बैठ के कॉफी भी पी लेते हैं, डिनर भी कर लेते हैं। तो इन भक्तों को क्यों मिर्ची लगती है? क्या किसी व्यक्ति की निजता में उल्लंघन नहीं है? क्या नेता को ये जीने का हक नहीं होता कि वो अपनी किसी महिला मित्र के संग बैठ के कॉफी पी ले? या फिर नेता का रोग ये पता है कि आप नेता खुद व्यभिचारी हो, या वो सारे अय्याश और व्यभिचारी लोगों को पसंद करे? जैसे राम रहीम को हत्या हो गई, बलात्कार का दोषी हो गया, लेकिन जब चाहता है तब जेल से बाहर ऐसे पिकनिक मनाने आ जाता है। कभी बर्थडे मनाने आ जाएगा, कभी किसी चुनाव से पहले भाग आ जाएगा। ऐसा लगता है कि वो तो बड़े बड़े रहमो करम से जेल के अंदर है। वरना तो वो तो शायद वो जेल के अंदर से बैठ के पीएमओ को फोन घुमाता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत दिन हो गए, जरा मैं पिकनिक मनाने चला हूं, जरा कहिए। और अदालतें भी, जो अदालत 5 साल से समय हो गया उमर खालिद की जमानत पे सुनवाई नहीं सोच रही। ये सुनवाई का नंबर ही नहीं आ रहा। ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा। वो दोषी है या नहीं दोषी है बाद का फैसला है। मान लीजिए अगर नहीं दोषी हुआ, कन्हैया कुमार पे भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग और क्या क्या कहते रहे कि कन्हैया कुमार दोषी हो गए साबित। और मान लीजिए उमर खालिद दोषी साबित नहीं हुआ, तो ये 5 साल उसकी जवानी के जो जेल में बीत गए उमर खालिद की, ये कौन वापस लौटेगा? वो कौन वापस करेगा? और इस देश का न्याय तंत्र राम रहीम में और उमर खालिद में इतना फर्क क्यों करता है? ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। राम रहीम को चरण छूने वाले लोग, आशाराम बापू के संग डांस करने वाले लोग, वीडियो बड़े वायरल हो रहे, आप देख लीजिए। मोदी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सब आशाराम बापू के इर्द गिर्द डांस करते थे। और जब सितारे गड़बड़ाए आशाराम बापू के, तो आशाराम बापू जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन कौन कौन दोषी होगा और कौन इसका जिम्मेदार होगा कि एक बेचारी बाबा जिसने बलात्कार किया, नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी परिक्रमा कर रहे थे। देश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद, मैं भी उनके बहुत संपर्क में रहा। कैसे एक लड़की ने कैमरे में चश्मे में लेंस लगाया और कैसे उनकी वीडियो वायरल कर दी, अब सोचिए। और कौन कौन चिन्मयानंद के आश्रम में जाके उनके संत महात्मा पैर नहीं छूते थे, नेता पैर नहीं छूते थे उनके। लेकिन जब वक्त पलटा तो वो जेल यात्रा भी कराए। भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर जिनको सजा हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल का विधायक जो एक नाबालिग की लड़की के
रेप में जिसको सजा हुई, एक से एक लंबी कहानियां, इन बलात्कारियों की लंबी लिस्ट है। पार्टी में सुशोभित है, नेता है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर किसी लड़की के संग कहीं कॉफी पी ली विदेश में, तो इनकी आईटी सेल कहेगा देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर लड़की के संग कॉफी पी रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस तेवर के साथ, जिस क्षमता के साथ, जैसे आंखों में आंखें डाल के मोदी और संघ की सवाल कर रहे हैं, उसने पूरी पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। समझ में आ गया लोगों की अगर राहुल गांधी के ये तेवर बने रहे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और यही नहीं, राहुल गांधी जब विदेश गए हैं तो विदेश में भी राहुल गांधी की धूम हो गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति लीडियो ग्रासिया से मुलाकात की। ये पहल दोनों देशों के बीच राजनयिक, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करी। आप सोचिए, नेता विपक्ष है वो, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहती, जिसकी बात नहीं सुनना चाहती मोदी सरकार, वो जब जाता है कोलंबिया तो वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और यहाँ पे राहुल गांधी की कोई बात करने का मतलब नहीं है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे सरकार जरूर हिल रही है। लद्दाख में उन्होंने एक फौजी के पिता का वीडियो ट्वीट किया। देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गलीशर मैंने 4 बार किया है, जहाँ पर टफ इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ। और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गलीशर मैंने 4 बार किया है, जहाँ पर टफ इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ। और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? ठीक बात है, क्या है इनके पास? ये दर्द है लद्दाख के उस फौजी अफसर का जिसके बेटे की शायद मौत हो गई। लद्दाख का जिक्र राहुल गांधी अपने दर्द में, अपने ट्वीट में कह रहे हैं। वाकई कश्मीर बचाने चले थे और लद्दाख भी जला डाला। इतना शांत राज, कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। जो बोले उस पर लाठियां चला दो, जो बोले उस पर गोली चला दो। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, राजस्थान में भी हुआ कि एनएसयूआई के छात्र कुछ बात करने गए, उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो गया। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, राजस्थान से आई तस्वीरें हृदय विदारक हैं, जहां एनएसयूआई छात्रों को आरएसएस समर्थित शस्त्र पूजा का विश्वविद्यालय परिसर में विरोध करने पर बेरहमी से लाठीचार्ज करके हिरासत में ले गया। विश्वविद्यालय सीखने के केंद्र होते हैं, ना कि सांप्रदायिक या राजनीतिक एजेंडा थोपने के मंच। असहमति की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना लोकतंत्र और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। हम सभी गिरफ्तार एनएसयूआई पदाधिकारियों की तुरंत रिहाई और शिक्षा के इस खतरनाक भगवाकरण को समाप्त करने की मांग करते हैं। ये पवन खेड़ा ने कहा है, राजस्थान की बात है। ये बताइए, आप शिक्षा के अंदर आप शस्त्र पूजा कर रहे हैं, विजयदशमी के दिन आप शस्त्र पूजा कर रहे हैं, सब जने खामोशी से देख रहे हैं। और अगर यही शस्त्र पूजा कोई दूसरा समुदाय के लोग करें अपने किसी त्योहार पर, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर से मुझे याद आया कि विजयदशमी का पर्व, खुशी और उल्लास का पर्व,
भगवान राम को याद करने का पर्व। और हर धार्मिक ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब आपके पर्व हों तो उनको खुशियों से मनाइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले समाज में सबको खुशियां दीजिए। कोई पर्व ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे, दर्द हो। और विजयदशमी के दिन सरकार उत्तर प्रदेश की क्या कर रही थी, वो बुलडोजर लेके पहुंच गई। बरेली में, संभल में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है विजयदशमी के पर्व की। कारण कि एक दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केस जो दर्ज हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए। यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का कहीं उत्पीड़न हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार बौखलाई। अब ये रिपोर्ट पे चर्चा ना हो, चर्चा रोकने का कारण क्या है कि हिंदू मुसलमान का कार्ड चल लो। हिंदू मुसलमान का कार्ड चलने के लिए क्या करना होगा, ऐसे ही करना होगा, ऐसी फसाद होंगे, ऐसी बुलडोजर होंगे, बुलडोजर का रिएक्शन होगा और लोग अपनी चीजें भूल जाएंगे। दिन खराब होते हैं तो ऐसे ही खराब होते हैं। जो मैं जिक्र कर रहा था, राहुल गांधी तो विदेश में डंका बजा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं तो उनका भयंकर सम्मान हो रहा है, एयरपोर्ट पर उनके स्वागत पर नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया उनको हाथों हाथ लग रही है। जिस सैम पित्रोदा से बीजेपी को बड़ी मिर्चें लगती हैं, वही सैम पित्रोदा उनके साथ हैं। लगती नहीं बीजेपी को मिर्चें, लेकिन इस देश में जो संचार क्रांति का जनक है सैम पित्रोदा, उसके बारे में आप कितनी जरा पढ़ तो लीजिए। मैं और आप जिस साधन से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर सैम पित्रोदा नहीं होते तो वो साधन नहीं होता। कितना पढ़ा लिखा आदमी, आप कभी गूगल पे सर्च करिए, दुनिया में कितनी डॉक्टरेट उस आदमी के ऊपर हुई है, पूरी दुनिया में कितना सम्मान है। और ये लोग ऊंची ऊंची बात की सैम पित्रोदा ने कह दिया कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, बांग्लादेश घर जैसा लगता है, नेपाल घर जैसा लगता है। अरे सैम पित्रोदा ने पाक की तारीफ कर दी तो बहुत बुरा लग गया, भक्तों को बहुत बुरा लग गया। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज उतार के नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चला गया तो उसके लिए, जो नवाज शरीफ की माता जी को बिरयानी देने और खाने चला गया तो उसके लिए। पिछले 12-15 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था पाकिस्तान, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो लगा वो भी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा उनको, ट्रंप की तरह शांति दूत बन गए थे, पहुंच गए पाकिस्तान। 2014 से पहले कह रहे थे कि हमारे हेमराज भाई का सिर काट के जो लोग ले गए हैं, आपको याद होगा बॉर्डर पे हमारे एक जवान का सिर काट के ले गए थे पाकिस्तानी, हेमराज नाम था। 2014 के चुनाव में हर मंच से कहा, भाई और बहनों आपको हेमराज का सिर वापस चाहिए या नहीं चाहिए। नारा लगाती थी पब्लिक, हाँ चाहिए। कौन पब्लिक मना कर देगी हमारे भाई का सिर हमें नहीं चाहिए। और जैसी ही हुकूमत बनी, हेमराज के घर वालों ने सोचा होगा कि अब हमारे बेटे का, हमारे भाई का कम से कम शरीर के अंग वापस आएंगे, जिन्होंने काटा उनको दंड मिलेगा। शपथ ग्रहण हुआ तो उन्हीं नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुला लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तब पाकिस्तान के संग रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली ये दोहरा चरित्र है ना, वो आपको हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाए रहे। अब इनको देख लीजिए, ये साहब मोहन भागवत जी हैं, ज्ञान देखिए कितने बड़े बड़े दे रहे हैं विजयदशमी के पर्व पर। आज कमाल कर दिया, अमेरिका ने नई टैरिफ नीति अपने हितों को ध्यान में रख के बनाई, तो क्या आपके हितों को ध्यान में रख के बनाती भागवत जी? इससे सभी प्रभावित हुए। मित्र देशों के साथ संबंध रखना तो ठीक है, लेकिन वो बिना किसी मजबूरी के होने चाहिए। आपने भागवत जी बताया नहीं था मोदी जी को कि किसी दूसरे देश में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नहीं लगाते हैं, कहते नहीं है कि दूसरे देश में दखल देना होता है। बिना बुलाए शपथ ग्रहण में बेताब होकर, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, फिर बेताब होकर पहुंच नहीं जाते हैं। और फिर कम से कम प्रधानमंत्री होकर 56 इंच का सीना दिखाते हैं। जिस दिन पहली बार हथकड़ी और बेड़ी में हमारे भारतीयों को वापस भेजा गया, उसी दिन कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। तो भागवत जी आपको याद नहीं आया? आज ज्ञान की ऐसी सी बातें कर रहे थे, लगा कि भागवत जी से ज्यादा सेकुलर आदमी कौन होगा, कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सड़क पे इस तरह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रशासन को सभी के संग व्यवहार सम्मान करना चाहिए। भागवत जी, क्या मोदी जी और योगी जी आपकी बात सुनते नहीं है? क्या ये जो बार बार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान चलाती है बीजेपी, उत्तर प्रदेश की सरकार खासतौर से, ये आपकी बात सुनते नहीं है? प्रशासन किस तरह सब कानून को ताक पर रख के काम कर रहा है, ये आपको पता नहीं है क्या? असल में भागवत जी के इर्द गिर्द जो ब्लैक कैट कमांडो चलने लगे हैं ना, जो सुरक्षा मोदी जी ने दी है, मोदी जी इस मामले में बड़े परफेक्ट हैं। सुरक्षा की कमी नहीं रखते, वो साधनों की कमी नहीं रखते। संघ के बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस बना दिए। अब पता है संघ बोलेगा तो किस मुंह से बोलेगा, इतने बढ़िया बढ़िया शानदार ऑफिस बने हुए हैं, किस मुंह से बात करेगा। तो मोदी जी इस तरह का सुविधा का ध्यान बहुत रखते हैं। संघ गड़बड़ कर सकता है
संघ मोदी जी की कुर्सी हिला सकता है, तो मोदी जी इस समय संघ की चमचागिरी में जुट गए हैं। संघ नाराज ना हो जाए, संघ खुश रहे। सिक्का जारी कर दिया। पवन खेड़ा ने सिक्का पे क्या कमेंट किया, जरा सुन लीजिए। आप भी 156वीं सुन के हैरान हो जयंती है जाएंगे। पवन खेड़ा तो बापू पवन की। खेड़ा है। महात्मा गांधी पूरे विश्व में मानवता के एक नैतिक दिशा यंत्र के रूप में जाने जाते हैं, मॉरल कंपस के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए। कल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया आरएसएस को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए गांधी जयंती से एक दिन पहले। खैर, आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया, विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना, ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों। डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए, खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना। पटेल, सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे? ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कारी। ये संदिग्ध संगठन है, ये बीमार संगठन है, इसका इलाज ये देश करेगा, ये पुण्य भूमि करेगी। जहां गौतम बुद्ध चले हैं, जहां कबीर चले हैं, जहां गुरु नानक देव चले हैं, ये भूमि इनका इलाज करेगी, हमेशा किया है, आगे भी करेगी। अब नए नए नायक, इनके तो नायक है नहीं, तो साहब कहते हैं अब हेमू कलानी संघी थे। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कभी सुना आपने? हेमू कलानी स्वराज सेना, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक अंग था, उसके सदस्य थे। अब हेमू कलानी जी को भी अपना बता रहे हैं। शहीद हेमू कलानी आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में पप्पू कलानी है, उसी से आप खुश रहिए, क्योंकि यही आपका आचार है, यही आपका विचार है। तो जैसा आप हैं वैसे ही लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। खैर, आप जितना गोडसे को आप जितना ऊपर चढ़ाना चाहें चढ़ाइए, गांधी को जितना आप अपमानित करना चाहें करिए, जैसे कल आपने किया। देश तो गांधी का ही था, गांधी का ही है और गांधी का ही रहेगा। इस विश्व में पहचान भारत की गांधी से होगी। आप जैसे लोग, फांसीवादी लोग, निकृष्ट राजनीति, निकृष्ट विचारधारा वाले लोग, दूध में मक्खी की तरह इतिहास उनको फेंक देता है। आपके साथ वही होने वाला है। जय हिंद, जय बापू। बात बिल्कुल ठीक है कि भारत गांधी का देश था, गांधी के सपनों का देश था, और भारत हमेशा गांधी के सपनों का देश रहेगा। और ये भारत तभी मजबूत होगा जब इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई क्या चाहती है? वो चाहती है कि भारत में फसाद हो, भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार पैदा हो, भारत के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दुश्मनी रखें। और यहाँ कौन सा संगठन ऐसा है जो हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बनाना चाहता है? क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? कौन है जो बार बार मुसलमानों को ललकारते हैं? कौन है जो मुसलमानों को अपमानित करने की बात करते हैं? कौन है जो मुसलमानों पर ताने कसते हैं? कौन है जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठ के मुसलमानों को कमेंट करते हैं? हाई कोर्ट का एक बेहुदा जज, मैं बेहुदा कह रहा हूं, कल वो कंटेम्प्ट का नोटिस करके मुझे जेल भेज दे, लेकिन जो हाई कोर्ट का जज एक समुदाय के लिए कठमुल्ला शब्द कहेगा, एक समुदाय को अपमानित करने वाला शब्द कहेगा, और वो अभी तक हाई कोर्ट का जज बना रहेगा। ये गांधी के सपनों का देश है, इसीलिए वो हाई कोर्ट का जज बना हुआ है कि जनता खामोशी से देख रही है, बोल नहीं रही है कुछ। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारी सरकारें एक ऐसी सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति को भी हाई कोर्ट का जज स्वीकार किए हुए हैं, क्योंकि हमारे खून में प्यार है। आप कितना भी नफरत फैलाओ इस देश में,
कितना भी उन्माद फैलाओ, कभी भी आप 35-36% से ज्यादा वोट नहीं पाते हो। यानी देश के 65% लोग इस विचारधारा के खिलाफ हैं, जो विचारधारा हिंसक है, जो विचारधारा हिंदू मुसलमान के बीच भेद पैदा करती है, जो एक समुदाय के प्रति नफरत करना सिखाती है। और यही मेरे इस देश की खूबसूरती है, और यही मेरे इस देश की आत्मा है कि आप लाख हिंसक हो, आप लाख नफरत फैलाओ, लेकिन देश की जो आत्मा है वो प्यार का संदेश लेके आती है, वो भाईचारे का संदेश लेके आती है। और वो दिन है हिंदुस्तान में, वो जज्बा है हिंदुस्तान में कि जब ईद होगी तो सेवइयां हिंदू के घर में बनेगी और होली मुसलमान के मोहल्ले में खेली जाएगी। आप अपनी नफरत के संग खुद मर जाओगे, अपना जहर पी पी के थक जाओगे, लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म नहीं कर पाओगे। इस मुल्क के खूबसूरत लोग, ये 65% आबादी जब तक सेकुलर है, तब तक आप लाख नफरत की दुकान खोल लो, मोहब्बत की दुकान खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। कमेंट करिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।